हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो मेरा फोकस होगा वो होगा एएसडी पे, और इनके अंदर जो दोनों डिसऑर्डर्स में जो कॉमन फीचर्स हैं वो मेरा फोकस होगा, ताकि बच्चे मिसडायग्नोसिस से बच सकें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि मिसडायग्नोस्ड केसेस होते हैं। ऑटिज्म और एडीएचडी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस की फेलियर की वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, और बच्चे ख़ास तौर पे जो कि मेन टारगेट होते हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, और उनका ट्रीटमेंट जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चे को लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और नुकसान हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जानें कि मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के मेन सिम्टम्स क्या हैं, और उनमें कॉमन जो सिम्टम्स हैं जो कि जिसकी वजह से मिसडायग्नोसिस होता है। तो आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगी कि एएसडी और एडीएचडी में डिफरेंस क्या है और इनमें कॉमन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ऑटिज्म या एएसडी को मैं बताऊंगी ये क्या होता है। ऑटिज्म के अंदर जो बच्चा होता है वो इमोशनली डिटैच होता है, बहुत ज़्यादा ये मोस्ट कॉमन फीचर है। इसके अलावा उसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, सोशल और बिहेवियरल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बच्चा इमोशनली इंटैक्ट नहीं रह पाता सोसाइटी में। तो इस वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल पाए जाते हैं कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं सही कर पाता, उसका पीयर ग्रुप जो होता है वो इतना सही एनहांस्ड वे में नहीं डेवलप होता जैसे मेन स्ट्रीम बच्चों का होता है। और बच्चे इस तरह के बच्चे बिहेवियरल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। मिसाल के तौर पे उनको बुलिंग का बहुत ज़्यादा मैंने कॉमनली देखा है। जो एएसडी के केसेस होते हैं उसमें बच्चों को बुलिंग किया जाती है बहुत ज़्यादा। उनको कुछ-कुछ चीज़ों की एक्सट्रीम लाइकनेस होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक केस था जिसमें बच्चे को चिकन बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से वो अपना उसका जो बिहेवियर था, टेंट्रम्स इतने एक्सट्रीम शो करता था चिकन को देख के, कि बाकी बच्चे उसको उसके इस बिहेवियर की वजह से बुली करना शुरू हो गए। तो इसलिए इस तरह के बच्चे सोशल, कम्युनिकेशन और बिहेवियरल चैलेंजेस का बहुत एक्सट्रीम जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमनली जो सिम्पटम्स पाए जाते हैं वो होता है, एक तो रिजेक्टिंग कडल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के बच्चे इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, इमोशनली वो सही तरह नहीं कम्युनिकेट कर पाते। तो कोई बच्चा अगर जो है आपको ऐसा नज़र आए जो कि कडल्स को या लाड को एक्सेप्ट ना करे और एग्रेशन शो करे और अपने छुप जाए कहीं पे जाके, तो ये एक वार्निंग साइन है इन बच्चों के अंदर। इसके अलावा वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। कुछ क्लासेस मैंने ऐसी विजिट की हैं जिसमें मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ ऑटिज्म के भी केसेस होते हैं। टीचर्स को भी समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे क्यों सही तरह बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं सुन रहे। एक टीचर ने तो मुझे बताया कि मुझे लगता है कि इसको ऑडिटरी प्रॉब्लम है, ये बच्चा सुनता ही नहीं। मगर उसकी जो रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो बिल्कुल ठीक थी। वो इमोशनली बच्चे डिटैच्ड होते हैं, इस वजह से पेरेंट्स और टीचर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि इस चीज़ से कैसे डील किया जाए। ख़ास तौर पे टीचर्स जो होती हैं वो समझती हैं कि बच्चा शरारत कर रहा है, यानी कि एज अ वे टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वर्क और टास्क, वो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन असल में उनमें इमोशनल डिटैचमेंट का आंसर बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसके अलावा इंटॉलरेंस टू साउंड आप देखेंगे ऐसे बच्चों में। आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो कि बच्चे जो ऑटिज्म जिनको होता है, उन बच्चों को एक्सट्रीम नॉइस, लाउड साउंड्स हों या फिर शोर हो रहा हो, तो उससे उनको जो है कंसंट्रेट नहीं किया जाता, और वो अपना बिहेवियर टेंट्रम शो करना शुरू कर देते हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तो वो बिल्कुल इंटॉलरेंट होते हैं एक्सट्रीम और इंटेंस साउंड्स के साथ। इसके अलावा हर वक्त वो जो है एक पाँव पे खड़े रहना, जिस तरह कहते हैं ना, टिप टोइंग की सूरत हाल में रहते हैं। कभी भी वो एकदम से उठें, क्लास में बाहर चले जाएंगे, एकदम से डेस्क के नीचे चले जाएंगे, अपने आप को छुपा लेंगे। तो ऐसे उनका बिहेवियर कॉमनली क्लासरूम्स में या घरों में देखा जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस होती है उनमें बहुत ज़्यादा। इसके अलावा उनमें हाइपर एक्टिविटी, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी भी शो करते हैं। जिस तरह बच्चों को जो है मार पीट भी कर देते हैं वो, और हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन और हाइपर एक्टिविटी, उन दोनों ये दोनों एक्सट्रीम्स इन बच्चों में कॉमनली पाई जाती है। या तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं या वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। डिप्रेशन इसलिए इस तरह के बच्चों में पाया जाता है कि उनको जो है बिहेवियरल डिस्टर्बेंस और बिहेवियरल जो उनका आउटकम होता है वो डिफरेंट होता है मेन स्ट्रीम बच्चों से।
तो इसलिए वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। उनका पीयर ग्रुप भी सही से नहीं बन पाता, वो दोस्ती नहीं कर पाते। एपिलेप्सी कोमॉर्बिड होता है इसमें बहुत ज़्यादा। हिस्टेरिक या डिप्रेशन, हिस्टेरिया का शिकार है, एकदम से बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहे हैं, काम करना छोड़ दिया एकदम से, स्पिन्स ऑब्जेक्ट्स यानी उनको उनसे हैंडल नहीं हो रही होती चीज़ें। तो ये मोस्ट कॉमनली ऑटिज़्म के केसेस में पाई जाती हैं चीज़ें। अब जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बिल्कुल अर्ज़ किया कि ऑटिज़्म और एडीएचडी में कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं, जो कि कॉमनली पाए जाते हैं दोनों डिसऑर्डर्स में। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा समराइज़ फॉर्म में बताऊँगी कि ऑटिज़्म में क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं और एडीएचडी में क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। ऑटिज़्म के अंदर एक तो वो रूटीन पे चलते हैं, पक्का रूटीन, यानी एक टाइम टेबल है, बच्चे ने उठना है 8 बजे, फिर वो उठ के स्कूल के लिए तैयार होगा, फिर लंच खाएगा, लंच में एक ही चीज़ उसने खानी है, तस्मे स्कूल के जाने से पहले जो स्कूल के जो शूज़ हैं, उसके तस्मे एक तरह से बाँधने, एक रूटीन पे वो रहते हैं। अगर उस रूटीन से वो हट गए, तो बच्चे इरिटेटिंग मूड शो कर देते हैं, इरिटेशन, एजिटेशन शो करना शुरू कर देते हैं। उनको चेंज से स्ट्रगल होता है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से, चेंज ऑफ स्कूल, चेंज ऑफ होम, इन जगहों से जो है इन चीज़ों से उसको जो है स्ट्रगल वो एक्सपीरियंस करते हैं और वो ऑर्डर में हर चीज़ रखना चाहते हैं। आप नोट करें ऐसे बच्चे जो है एक अगर शूज़ रखे हैं रैंडमली हैफज़र्ड वे में, तो वो उनको अरेंज करके रखना शुरू कर देंगे। उनको सोशल रूल्स और नॉइसेंस को समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, उनको समझ नहीं आता पीयर ग्रुप क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं दोस्ती के, फ्रेंडशिप को कैसे निभाना है। कम्युनिकेशन डिफरेंसेस होते हैं, थिंग्स जैसी हैं वैसी की वैसी उसको लेकर चलता है, यानी जो सोसाइटल डेफिनेशंस हैं उसके मुताबिक जैसा बोल दिया वही करना है, वो ये समझ नहीं पाता, मुहावरतन जिस तरह हम कहते हैं कि किसी ने कुछ कहा तो वो उसको समझ नहीं आएगा और बहुत स्मॉल डिटेल्स देखते हैं। ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को भी आप ये नोट करें कि ये देखेंगे, नोट करेंगे। और ऑन द अदर हैंड एडीएचडी में मल्टीटास्किंग में थ्राइविंग टुवर्ड्स मल्टीटास्किंग ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। इम्पल्सिव होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड और मेसी होते हैं क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं। न्यू हॉबीज़ को जो है स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिर फ़ौरन उसमें इंटरेस्ट भी लूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे उनको शौक हुआ कि वो कोई जो है क्राउन्स जो है सेलेक्ट करना शुरू करेंगे मुख्तलिफ बॉटल्स में से। कुछ अरसे का होगा फिर फ़ौरन उसका जो है मूड चेंज हो जाएगा और वो उस हॉबी से जो है निकल के दूसरी हॉबी में चला जाएगा। स्टे फ़ोकस्ड उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो फ़ोकस नहीं रह पाते और डेडलाइन में बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसे लोग। और कांस्टेंट स्टिमुलेशन उनको चाहिए होती है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जो है वो बोर हो जाते हैं एक ही काम कर के। और एंटरप्रेन्योर्स जो ज़्यादातर होते हैं उनके अंदर ये ट्रेट्स पाई जाती हैं। अब जो कॉमन फीचर्स हैं दोनों डिसऑर्डर्स में जिसकी वजह से मिसडायग्नोज होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, वो ये हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, सेंसरी इश्यूज, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग थॉट्स, इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्टीज, स्लीप प्रॉब्लम्स, हाइपर फोकस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में पाई जाती हैं, इस वजह से मिसडायग्नोसिस में मसला होता है और मिसडायग्नोज हो जाते हैं ये लोग। तो ये कुछ शेयर्ड सिम्टम्स हैं जो दोनों डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ शेयर किए। ये 6 सिम्पटम्स हैं, इसके अलावा और भी कुछ सिम्पटम्स हैं जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, सोशल चैलेंजेस का शिकार होते हैं, फोकस का प्रॉब्लम होता है, एक्सट्रीम साउंड, वॉइस, लाइट उससे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं उनको, ऑर्गेनाइजिंग में मसला होता है काम को, इमोशनली इमेच्योर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं कि इन ऑर्डर टू हेल्प देम और उनको प्रोफेशनल हेल्प के साथ जो है उनको डील करें। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपने उनको डायग्नोज कर लेना है और उनकी ट्रीटमेंट के लिए आपने डायरेक्ट जाके मेंटल प्रोफेशनल से जाके बात करनी है। बल्कि ये जो सिम्पटम्स हैं ये एक वार्निंग साइंस हैं और कंटिन्यूअसली अगर आपको 3 टू 6 मंथ तक आपको ये साइंस नज़र आए बच्चे के अंदर, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको जो मैंने पिछली एक वीडियो में चेकलिस्ट भी शेयर की थी, आप उन चेकलिस्ट के ज़रिए थोड़ा-सा जज कर सकते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जाके आप बताएँ ताकि वो आपको मज़ीद गाइड कर सके और बच्चे की हेल्प हो सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं और ऐसी कौन-सी वीडियोज़ बनाऊँ और आपको किन-किन प्रॉब्लम्स में आप जो है हैं एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स आते हैं जिनको इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ का समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे क्यों ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। बच्चों को प्रोटेक्ट करें ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके और उनकी लाइवलीहुड अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच।